नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम विषय विज्ञान कक्षा 7वीं, जिसमें अब हम पाठ 6 की शुरुआत करेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आपके दैनिक जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? दैनिक जीवन में हमने अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते। इन परिवर्तनों में एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है और इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन कहा जा सकता है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन ही है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। चलिए, जैसे कि ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्ययन में हम कुछ क्रियाकलाप कर इन परिवर्तनों की प्राकृतिक का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब हम देखते हैं। क्रियाकलाप 6.1 भौतिक परिवर्तन। चलिए, कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे 4 वर्गों में बांट दीजिए। 4 वर्गों में हमें उसे क्या करना है? काटना है। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए और इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाएं जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले जाए, जो चित्र 6.1 में दर्शाया गया है। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हो, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? अब आपने जो कागज के टुकड़ों को काटा है उसमें कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, क्रियाकलाप 2। अपनी कक्षा में चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना ले और इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाइए, पेस्ट बना ले। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दे। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर से चॉक बना सकते हैं? क्या यह परिवर्तन हो सकता है? क्रियाकलाप 6.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखिए। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को कारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दे। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन जाता है? तो क्या हम वापिस ये क्रियाकलाप दोहरा सकते हैं? हमें एक और क्रियाकलाप बताया गया है जो यहाँ पर है। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाल ले। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई दे रही? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन का उल्टा करके रख दीजिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है? हाँ, हमें वहाँ पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। उसी तरीके से क्रियाकलाप 6.5। ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए और ब्लेड के मुक्त सिरे से अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। तो क्या आपको वहाँ पे परिवर्तन दिखाई देता है? क्या इसका मतलब पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 6.2। और आपने देखा कि कागज तथा चॉक के साइज में परिवर्तन हो। इसी प्रकार से हमने क्रियाकलाप दोहराए। क्रियाकलाप 6.3 6.4। जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, साइज, रंग, उसके गुण, अवस्था में परिवर्तन आना भौतिक गुण कहलाता है। जो आकार में परिवर्तन आ गया वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः
उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे परिवर्तन पर विचार करेंगे। आपको समझ में आ गया ये वाला भौतिक परिवर्तन? जैसे हमने कागज काटा तो हम कागज को पुनः जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। उसी तरीके से उसके रंग, आकार, साइज में जो भी परिवर्तन हमें दर्शाता है उसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कि उसके आकार में परिवर्तन है, हमने पानी उबाला तो जिसकी भाप निकल गई, अब थोड़ा सा पानी बचा तो क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन आ गया। तो उस तरीके के परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते। चलिए अब हम रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। फ्रिज में रखने को कहा, लेकिन आप उसे रखना भूल गए। अगली सुबह आप देखते हैं कि दूध खराब हो चुका है। क्या आप खराब दूध से बढ़िया दूध को वापस प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं। तो आइए ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में इस पाठ में जानें। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रासायनिक परिवर्तन का वर्णन करना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देना। रासायनिक परिवर्तन: कोयले को जलाना, दूध का खराब होना, लोहे का जंग लगना और तांबे पर हरी झिल्ली का बनना रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं: आपने अपनी माँ को आटे की लोइयों से पूड़ी बनाते जरूर देखा होगा। क्या आप पूड़ी से लोई वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। यह रासायनिक परिवर्तन किसी भौतिक साधन से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं। क्या आपने लोहे के गेट या बाग में बड़ी लोहे की बेंच पर भूरे रंग की झिल्ली देखी है? इस भूरी झिल्ली को जंग कहते हैं और इस प्रक्रम को जंग लगना कहते हैं। इस जंग का रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। जंग से बचाव: जंग धीरे धीरे लोहे से बनी धातुओं को खत्म कर देता है। आपने देखा होगा कि खिड़की या बालकनी में लगी लोहे की जाली में रंग लगा होता है। ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। अतः हम लोहे को नम ऑक्सीजन या पानी के संपर्क से बचाकर जंग लगने से बचा सकते हैं। रंगाई, ग्रीस और तेल लगाना: लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, जिसे यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और क्रोमियम की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: मैग्नीशियम की एक पट्टी लीजिए, इसके एक सिरे को लौ के करीब ले जाइए। यह एक विलक्षण सफेद रोशनी के साथ जलता है और भुरभुरी राख यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड शेष बच जाती है। इस राख का गुण मैग्नीशियम से भिन्न होता है, अतः मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलय होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: आइए एक प्रयोग करें। एक बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लें। लगातार हिलाते हुए इसमें 100 मिलीलीटर पानी मिलाएं। इस विलयन में कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाएं। आपको नीले रंग का एक विलयन मिलेगा। इसमें लोहे की एक कील डालें। कुछ समय बाद विलयन का रंग हरा हो जाएगा और लोहे भूरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी। ये परिवर्तन आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर बनने के कारण हुए हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: छात्रों, सिरका और बेकिंग सोडा हमारे रसोई में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। एक प्याले में थोड़ा सा सिरका लीजिए, इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाइए।
आप फुसफुसाहट की आवाज सुनेंगे और इससे बुलबुले बाहर आते देखेंगे। इससे उत्पन्न हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। उपरोक्त प्रयोग में यदि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आत्म मूल्यांकन। संबंधित बॉक्स में सही उत्तर लगाएं। रासायनिक परिवर्तन का प्रयोग। छात्रों, क्या आप हमारे जीवन में रासायनिक परिवर्तन के महत्व को जानते हैं? ये अयस्क से धातु निकालने, दवाइयों के निर्माण, कृत्रिम और उपयोगी वस्तुएं जैसे साबुन और प्लास्टिक, फाइबर, खेती के लिए खाद तक के वीडियो के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब आगे है 6.3 लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल बनाने, जहाज, कार का ढांचा बनाने, अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है और जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया का यहाँ पे हमें समीकरण बताया गया है। समीकरण है लोहा, ऑक्सीजन, वायु, जल, जंग लगना, ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन को जल दोनों में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो देखिए, हवा में नमी होने के कारण जंग लगने की संभावना अधिक होती है। तो लोहा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जल होता है, तो जब जल क्या बोलते हैं नमी होने लगती है तब उसकी वजह से क्या बन जाती है, जंग लग जाता है। ये फॉर्मूला आपके परीक्षा में यह सूत्र पूछा जाता है। वास्तव में यदि वायु की आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है। चलिए आगे, हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं। लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे को सभी वस्तु पर नियत रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने का रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाओ। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने प्रक्रम लेपन कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। चलिए आगे, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइप यशद लेपित होती है, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका भी एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर प्लेट करने के बाद उसे जंग लगने से काफ़ी क्षति हो जाती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हो? तो चलिए आगे बताया गया है 6.3 क्रिस्टलीकरण। तो जंग लगना क्या है कि ऑक्सीजन में जब नमी आती है और जल के साथ मिलती है तो जंग लगने की क्रिया हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें उसे बचाने का काम करना चाहिए और उस पर बार बार परत चढ़ाते रहना चाहिए। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के बाष्पन द्वारा प्रतित किया जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसे क्रिस्टलों के आकार में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलय से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए आगे, हमें क्रिस्टलीकरण के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए, केवल
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय रहे। क्रियाकलाप 6.9 अम्ल का उपयोग किया जाना है, इसे शिक्षक की उपस्थिति में ही किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसे गर्म कर लीजिए। जब तक उबालना आरंभ करे धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूना निरंतर डालते जाइए, जो चित्र 6.6 में दर्शाया गया है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक उसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव न हो जाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाए तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देती है? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपको क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है, उसे गर्म करना है। उसके बाद में उसमें हमें कॉपर सल्फेट डालना है और जब तक हमें कॉपर सल्फेट ऊपर आता न दिखाई दे तब तक हमें कॉपर सल्फेट डालकर उसे ऊपर आने देना है। फिर कुछ समय पश्चात उसे न छेड़े, उसे ठंडा होने दे। अब ठंडा होने के बाद आप देखते हैं कि आपको क्या कुछ दिखाई देता है? नहीं प्रतीत होता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आपने अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास किया। भौतिक परिवर्तन अर्थात कि हम उसे आकार में प्रतीत नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन जो कुछ रासायनों के साथ मिलकर बनता है। इस प्रकार से देखिए क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है और ये अभ्यास आपको पूर्ण करना है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, हमने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में कई सारे उदाहरण देखे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद विद्यार्थियों।